मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज हमारे साथ पुनः अगले सेशन में उपलब्ध हैं अजीत जी, टैक्स के जानकार हैं, टैक्स एडवोकेट हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो ये है कि जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो जो फाइल करने वाला है उसे हम कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें ताकि हमारा रिटर्न सही, सत्य, सटीक फाइल हो पाए। आइए अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी नमस्कार, आपको पुनः नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज रिटर्न फाइल करते समय जिन पेपर्स की आवश्यकता होती है इस पे गहन जानकारी की बहुत जरूरी है हमारे यूट्यूब दर्शकों को। जी डॉक्टर साहब, बहुत इसका आपके समय के लिए शुक्रिया और जो आपने एक थॉट दिया है इस टाइम के लिए, क्योंकि अक्सर अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, एसएससी आता है कि हमें आईटीआर फाइल करना है, मैं क्या पेपर लेके आऊँ, या हमारी भी कोशिश रहती है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स मंगाएं ताकि उनका आईटीआर प्रॉपरली फाइल हो, उनको रिफंड अगर होना रिफंड इशू हो या उनका रिटर्न प्रॉपरली प्रोसेस हो जाए। तो इस बारे में डॉक्टर थोड़ा जानकारी दी कि अगर क्लाइंट मान लीजिए टैक्स कंसल्टेंट है या टैक्स एडवोकेट है या सीए लोग हैं जितने हैं जो आईटीआर देखते हैं क्लाइंट्स का, तो उनको किन चीज़ों को स्पेसिफिकली अपने क्लाइंट को सहेजना चाहिए कि आप ये पेपर हमें दिए ताकि आईटीआर आपका प्रॉपरली फाइल हो सके। बहुत बढ़िया अजीत जी, मैं आपको बता दूं आईटीआर जो फाइलिंग का प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ने या जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स है उन्होंने आसान बनाया हुआ है, जबकि आईटीआर फाइलिंग एक बहुत बड़ा साइंस है। बिना राइट डॉक्यूमेंट्स के, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के आप आईटीआर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। देखने वाले को, फाइलर को लगता है कि छोटा सा काम हो सकता है, लेकिन जो फाइलिंग करता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी रिसेंटली जो पीएमएलए एक्ट है इसमें भी अमेंडमेंट किया गया है और इसमें बताया गया कि अगर कोई प्रोफेशनल किसी भी थर्ड पार्टी का रिटर्न फाइल कर रहा है तो ऐसे रिटर्न फाइल करते समय जो उसे इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसे प्योरीफाई करके ही रिटर्न फाइल करेगा। अगर आप बढ़ा के रिफंड ले रहे हैं, गलत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में जिसका रिटर्न फाइल हो रहा है वो तो रिस्पॉन्सिबल है, साथ में फाइलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा तो सख्त नियम है, केवल एडवोकेट्स को एग्जाम किया गया, वरना चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सेमी क्वालिफाइड सब इसके अंदर आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि रिटर्न फाइल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे प्राइमरली केंद्रित कर रहा हूँ उनके लिए जो सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह से इनकम होती है, जो छोटे रिटर्न वाले ज्यादा रहते हैं सर। ठीक है, इसके बाद मैं कवर कर लूंगा बिजनेस वालों को भी। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर जो फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है जो ट्रेसेस साइट से अपलोडेड है, डाउनलोडेड है, उसकी कॉपी फाइलर को मांगनी चाहिए। बिल्कुल। करदाता के बैंक स्टेटमेंट, सारे बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी क्रेडिट होती है, बिजनेस रिसिप्ट्स वगैरह जो आती हैं वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। साथ में सैलरी स्लिप अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सैलरी स्लिप में क्या होता है एट ए ग्लांस सब मिल जाता है कि किस किस मद पे कितना कितना मिला है, यानी कि सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कितने हैं, परक्विजिट्स कितनी है, रिटायरमेंट बेनिफिट, डीम्ड रिटायरमेंट बेनिफिट या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कितना है। तो सैलरी स्लिप भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन सारी चीज़ों के होने के बाद आप अपने एम्प्लॉई, अपने जो करदाता आपके पास रिटर्न फाइल करने आए उससे आप ये कहेंगे कि वो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उसके अकाउंट पे जो क्रेडेंशियल है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो चाहे आप उससे उसका आईडी पासवर्ड लेके स्वयं एक्सेस करें या वो आपको स्वयं वो कागज दे दे। इसमें सबसे पहले आता है फॉर्म नंबर 26AS। फॉर्म 26AS एक पासबुक है जिसमें कि साल भर में या किसी एक पीरियड में, क्वार्टर में करदाता ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या रिपोर्ट किया है, क्या रिपोर्ट करदाता के नंबर पे क्या रिपोर्टिंग हुई है, क्या टीडीएस हुआ है, क्या टीडीएस टीसीएस हुआ है, कितना उसने बैंक में पैसा जमा किया है, कितना उसको इंटरेस्ट मिला है, कितना किस आइटम पे टीडीएस टीसीएस हुआ है, किस पे टीडीएस टीसीएस नहीं हुआ है, यह सारी इंफॉर्मेशन 26AS में होती है। तो फॉर्म 26AS को भी लेंगे और उसको करदाता के साथ बकायदे रिकॉन्साइल कराएंगे। ठीक इसके साथ दो फॉर्म और है, AIS और TIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, टैक्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इन दोनों रिपोर्ट को भी आप गैदर करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे। ऐसा हो सकता है जी कि इन TIS AIS में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेंट हो जो करदाता के एक्चुअल रिकॉर्ड से मैच न कर रही हो। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा था, कभी अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपके बैंक में आपका FDR का इंटरेस्ट दिखा रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन AIS में दिखा रहा है 2 लाख रुपए। क्योंकि हमारे क्लाइंट में उनका आया था, उनके में ऐसा ही था कि 2 लाख दिखा रहा है उनके AIS में
और उनके जो बैंक में स्टेटमेंट है उसमें 1 लाख दिया, तो इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? बहुत बढ़िया। देखिए ऐसी एरर्स हो सकती हैं। अब यहाँ दो गलती है, या तो करदाता आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा जी, है, अक्सर। उसको एक्चुअल में जो ब्याज मिला है वो सही दिख रहा है, लेकिन वो गलत बता रहा है, हाइड करने की कोशिश कर रहा है, चाहे नोइंगली या अननोइंगली, उसे नहीं मालूम जी, है, अक्सर। या बैंक ने गलत रिपोर्ट कर दिया है, उसकी जगह किसी और का पैन पे रिपोर्ट कर दिया है। दोनों चीज़ों एरर, टेक्निकल ग्लिचेस हो सकती हैं। तो ऐसे में बेस्ट ये है कि जब आप करदाता से बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाएंगे कि एफडीआर पे कितना इंटरेस्ट लगा, हाउसिंग लोन पे कितना लगा, एजुकेशन लोन पे कितना लगा, इसका एक सर्टिफिकेट मंगवा लें। उस सर्टिफिकेट में बैंक ने जो मार्च तक का जो क्रेडिट किया है या डेबिट किया है इंटरेस्ट, उसको एआईएस टीआई से जब मैच करेंगे और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बैंक दे रहा है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जो एआईएस टीआईएस है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिमिटेड बाय बैंक है। तो ऐसे में आप एआईएस टीआईएस को चैलेंज कर सकते हैं। वहाँ बटन होती है जहाँ लिखेंगे एग्रीड, डिसएग्रीड, नॉट माइन, ये फिगर मुझसे रिलेटेड नहीं है, ये इंटरेस्ट मुझसे रिलेटेड नहीं है, वो आप करके आप अपना क्लोज करेंगे। तो जब रिटर्न आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कंपल्सरी। अब मैंने एक देखा, नई टेंडेंसी देखी है कंसल्टेंट्स को कि सीधे आईडी पासवर्ड लेते हैं, एआईएस टीआईएस एएस से मैच करते हैं और सीधे सीधे रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब 26 ईयर्स में जो फिगर दिख रही है वो सही है गलत है? एम्प्लॉयर ने लास्ट मंथ की सैलरी क्रेडिट की, लास्ट मंथ का टीडीएस कर लिया, 11 महीने की सैलरी दिखी नहीं रही है। अब यहाँ पे जब कंसल्टेंट ने रिटर्न फाइल किया पूरा रिफंड ले लिया, क्योंकि 11 महीने की सैलरी तो हाइड कर गई। अब यहाँ पे क्या है, जो कंप्यूटर का जो एआई है वो तो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन प्रिंसिपली ये क्या है, फर्निशिंग अ रॉन्ग एंड इनएक्यूरेट रिटर्न का पार्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आईटीआर में सारे डिस्क्लोजर्स देने हैं। इवन अजीत जी, आपको वो सारे बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड भरना है, जिसमें आप अकाउंट होल्डर सिंगल हैं, ज्वाइंट हैं, या ऐसे अकाउंट जो डॉर्मेंट भी हो चुके हैं। केवल उन अकाउंट का उल्लेख आपको नहीं करना है आपके उस आईटीआर में जो बंद हो चुके हैं खाते, जिनको फाइनेंशियल ईयर में आपने बंद कर दिया है, वरना जितने भी अकाउंट है उन सबको आपको डिस्क्लोज करना है। ये डिस्क्लोजर का पार्ट है, डिस्क्लोजर का पार्ट है। तो इसी तरीके से अब बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के लिए क्या है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे आप मांगा लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मंगाएंगे कि टैक्स वैक्स क्या जमा किया है ये पता चल जाएगा, उसकी बैलेंस शीट भी लेंगे। चूंकि इनकम टैक्स के रिटर्न में अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फीड करना पड़ता है, तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप फीड करेंगे और फीड करके तब आपका आईटीआर प्रोसेस किया जाएगा या क्रॉस होगा। इसके साथ एक और चीज़ बता दें, आपको एज एन एक्सपर्ट ध्यान रखना है कि जिस हेड में उसकी इनकम होती है उस हेड के न्यूमेनक्लेचर को चुन के आपको बताना है। जैसे एक एडवोकेट है तो लीगल में डालना है, सीए तो सीए में डालना है, सीए को आप डॉक्टर में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एआई जो है उस रिटर्न को फिर मानेगा ये एडवोकेट का रिटर्न है, एडवोकेट की तरह प्रोसेस करेगा, एडवोकेट वाली एआई लगाएगा, सीए तो सीए वाली एआई लगाएगा, मैन्युफैक्चरर तो वो वाली एआई लगाएगा। तो आपका कोड सिलेक्शन कोड बहुत सही होना चाहिए कि जिस हेड से, जिस फील्ड से वो इनकम कर रहा है उस फील्ड का कोड, और ये कोड ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, वहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन अजीत जी? डॉक्टर साहब, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया आईटीआर के लोगों को अब लोग और अपने डॉक्यूमेंट्स वेल प्रिपेयर्ड रखेंगे ताकि उनका आईटीआर सही से फाइल हो। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इसी में एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आईटीआर की बात चली है तो आप अपना जो ऐप लाए हैं थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बढ़िया। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, हमारा जो ऐप है फिक्स माई टैक्स, इसमें आप रजिस्टर्ड होते हैं, पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहले आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, इसमें आप पैन, आधार, फ़ोन नंबर, आईडी देकर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद जब आप हमारी सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं तो उन सर्विसेज में आईटीआर फाइलिंग की भी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज है, और हमारे इस ऐप में या इस वेब पेज में आईटीआर 1 से लेके आईटीआर यू तक सारे रिटर्न को फाइल करने की फैसिलिटी है। आपको इन्फॉर्मेशन एक पेज में पीडीएफ में देनी है। हमारे एक्सपर्ट्स आपका रिटर्न, जिन प्रिकॉशंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, उन प्रिकॉशंस को लेते हुए फाइल प्रिसाइजली और बड़े कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करते हैं। तो अजीत जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। और मैं अपने यूट्यूब दर्शकों को पुनः बता दूं कि अद्यतन नई इनकम टैक्स और जीएसटी में जानकारी के लिए
देखते रहिए यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। इसलिए करें क्योंकि इनकम टैक्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला ये भारत का एक महत्वपूर्ण चैनल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।